फंक्शंस को समझने से पहले फंक्शंस के टाइप और उसका स्ट्रक्चर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। एक फंक्शन होता क्या है पहली बात तो, अब एक फंक्शन है, एक उसको आपके सर्वेंट की तरह समझ लो कि तो जिसको आपने कुछ कुछ काम समझा रखे, वो ज्यादा मतलब उसको है कि वो एक ही काम बार बार करेगा, उसको वो ये ऐसा नहीं है कि उसको हर तरीके के काम पकड़ा दो, वो हर तरीके के काम कर सकता है, नहीं। एक फंक्शन एक ही तरीके का काम कर सकता है। जैसे लेबर होता है ना, लेबर को बस इतना पता है कि मशीन को किस तरीके से ऑन करना है, मशीन को किस तरीके से ऑफ करना है, मशीन में क्या इनपुट डलेगा और क्या आउटपुट आएगा, बस उसको यही पता है। उसको उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता कि मशीन वर्क किस तरीके से करती है, क्यों करती है, कब करती है। बस उसको कहा गया कि मशीन ऑन कर दो, वो मशीन ऑन कर देगा, वो आपसे पूछेगा भी नहीं कि क्यों करनी है भाई। उसको कहोगे मशीन ऑफ कर दो, वो कर देगा। उसको कहोगे कि मेरे मशीन सपोज कर लो ब्रिक बनाने की थी, उसको कहोगे मेरे को तो ब्रिक चाहिए, तो वो कुछ नहीं, वो सीमेंट डालने का दूसरी साइड से ब्रिक निकाल देगा। उसको कुछ भी नहीं पता कि मशीन क्यों काम कर रही है, कैसे कर रही है, उसको अपना काम करने से मतलब है। उसी तरीके से फंक्शंस भी होते हैं। फंक्शंस है कि छोटे छोटे आपने ब्लॉक बना दिए, अब आप उनको बार बार कॉल कर रहे हो। जब फंक्शन को आप बनाते हो कि ये फंक्शन ये काम करेगा, उस फंक्शन को आप समझाते हो कि तेरे को इस तरीके से ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसको कहते हैं फंक्शन को डिफाइन करना। और जब आप फंक्शन को बार बार कहते हो कि मेरे को तो ये काम करके दे तू, मेरे को भाई ये काम चाहिए, मेरे को ये काम चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे, फंक्शन को कॉल करना। बहुत सही। अब फंक्शन का एक स्ट्रक्चर समझते हैं। फंक्शन को पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि फंक्शन बनाओ तो सही, पहले उसको काम समझाओ तो सही, काम तो बाद में करेगा, ठीक है। अब उस मैंने क्या कहा, फंक्शन एक तरीके का लेबर है, तो उस लेबर का कुछ नाम तो होना चाहिए था कि उस नाम से उसको कॉल कर पाए। तो डिफाइन करते टाइम उसको क्या चाहिए, हमारा उसका एक नाम चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेबर अगर वो मशीन ऑन कर रहा है तो उसको कोई इनपुट आउटपुट कुछ भी नहीं चाहिए, वो जाएगा बस स्विच ऑन करेगा। उसको ना तो कोई चीज चाहिए थी, ना वो अपने को कोई लाके देगा। तो ये इनपुट्स एंड आउटपुट्स होते हैं एक तरीके से, तो उसको चाहिए नहीं। लेकिन वही मशीन अगर उसको ब्रिक बनाने के लिए चाहिए, तो उसको ब्रिक बनाने के लिए सीमेंट तो चाहिएगा, तो वो कुछ इनपुट लेगा और ब्रिक बना के देगा, तब आपको क्या देगा, आउटपुट। उन इनपुट्स और आउटपुट्स को ये फंक्शन में अलग नाम देते हैं। क्या देते हैं, कुछ गैस कर सकते हैं, पैरामीटर्स। बहुत सही। और आउटपुट को क्या नाम देंगे, रिटर्न। इसके आएंगे पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप्स। ये किस तरीके के पैरामीटर लेता है और किस तरीके का आइटम वापस रिटर्न करता है। और लास्ट क्या होगा इसका, जियो टैग। और सबसे ज्यादा जरूरी लास्ट में क्या होगा इसका, फंक्शन, जो एक्चुअल में ये कॉल कर रहा है, जो ब्लॉक, जो फंक्शन ब्लॉक है, इसका कोड ब्लॉक है, कोड ब्लॉक, ठीक है। अब आ जाओ कि ये सब चीजें कॉटलिन में किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। डिफाइन करने के लिए सबसे पहले बताना पड़ेगा कि ये हमारा एक फंक्शन है, तो उसके लिए कीवर्ड यूज होता है fun, फन। फन एक सेइंग भी है कि कॉटलिन में फंक्शन बनाना बहुत ज्यादा फन का काम है, ठीक है। नेक्स्ट, उसका नाम डिफाइन करना पड़ेगा। अब मेरे को सपोज कर लो कि डिफाइन करना है एक ऐसा जिसके अंदर मैं कुछ भी नहीं, एक एरे पास करूं और वो एरे के सारे एलिमेंट प्रिंट करके दे दे, जो अभी हमने कोड लिखा था, सेम उसको फंक्शन की तरह कॉल करके देखते हैं। तो इसका नाम सपोज कर लो कुछ भी रैंडम सा नाम दे दिया, प्रिंट एरे, ठीक है। अब इसके पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे आपको। पैरामीटर्स वो क्या इनपुट लेता है, उसको एरे प्रिंट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एरे खुद। तो एरे का एक नाम दे दिया, सपोज कर लो ARR, ठीक है। और कॉलन लगाना है इधर, इस तरीके से कॉलन। ये कॉलन पता करेगा कि पैरामीटर है किस टाइप का, यहाँ पे टाइप देना जरूरी है। जब आप एरे डिफाइन कर रहे हो तब टाइप देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे टाइप देना जरूरी है। एरे क्या होगा, हमारा एक लिस्ट होगा, वहां गौर करना, वहां पे अपने स्मॉल लेटर सेल लिखा था, यहाँ पे कैपिटल लेटर सेल लिखेंगे, डिफरेंस है। लिस्ट ऑफ एंगुलर ब्रैकेट्स, लिस्ट तो चाहिए, लेकिन लिस्ट में एलिमेंट्स कौन से होंगे, वो यहाँ पे फंक्शन में थोड़ा क्या है कि ये दिक्कत आती है कि आपको बताना पड़ता है हमेशा कि कौन से टाइप के वेरिएबल है, कौन से टाइप के एरे है, वो सब। तो आप एरे एक लिस्ट तो होगी, लेकिन लिस्ट किस टाइप की होगी वो यहाँ पे पता चलेगा, एंगुलर ब्रैकेट ओपन करके। तो
ये लिस्ट होगी इंटीजर्स की, इंटीजर, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट क्लोज और पैरामीटर, बस एक ही पैरामीटर पास करना था इसलिए पैरामीटर का क्लोज। यहाँ पे वापस से हमारा कर्ली ब्रेसेस ऑन, यहाँ पे हम सेम कोड लिखेंगे जो आपने पहले लिखा था, यहाँ पे ये बंद। ये तो हो गया डिफाइन करना। कॉल करना तो बड़ा आसान है, कॉल कर कैसे करते हैं कोई बताएगा? फंक्शन का नाम प्रिंट एरे, और एरे के अंदर जो हमने पहले यहाँ पे एरे जो डिफाइन करा था पहली जगह पे, उसका नाम ARR, बस ये हो गया हमारा फंक्शंस। अब रिटर्न टाइप्स, पैरामीटर्स, इनके ऊपर कोई डिस्कस करना चाहते हो या सबको लगता है कि यार ये तो आता है, इसको नहीं डिस्कस करेंगे, ये बोरिंग है? डिस्कस करने हैं? हाँ या ना तो जवाब दो। स्किप करना है, डिस्कस करना है, कुछ तो होगा। क्या ये तो बोरिंग चीज है? बता दूं? अच्छा, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि किसी फंक्शन में पैरामीटर होना या रिटर्न टाइप होना कंप्लीटली डिपेंड करता है प्रोग्रामर की इच्छा के अनुसार। वो चाहे तो उसके अंदर पैरामीटर दे सकता है, वो चाहे तो उसके अंदर नहीं भी दे सकता, वो चाहे तो उसके अंदर रिटर्न टाइप दे सकता है, चाहे तो नहीं दे सकता। तो इसके अंदर यूज केसेस बहुत हो गए कि एक पैरामीटर है जिसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं है, कोई पैरामीटर भी नहीं है, एक तरीके का वो फंक्शन हो गया। दूसरे तरीके का जिसमें केवल पैरामीटर है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, दूसरा ये हो गया, ठीक है। तीसरा कौन सा हो गया? जिसका रिटर्न टाइप है लेकिन पैरामीटर नहीं है। और चौथा टाइप कौन सा हो गया? जिसका पैरामीटर भी है और जिसका रिटर्न टाइप दोनों भी है। अच्छा, किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप होना नहीं होना किस तरीके से डिफाइन करता है? ऐसा तो है, अब देखो जैसे पाइथन यूज कर रहे हो ना, तो पाइथन में तो कोई दिक्कत होती नहीं है। पाइथन में आपने लिखा डेफ, लिखा फंक्शन का कोई नाम लिखा, अगर कॉलन यूज करा, नीचे लिख दिया रिटर्न, और सपोज कर लो आपने रिटर्न 10 कर दिया, कुछ भी कर दिया। और यहाँ पे क्या है, थोड़ी कोटलिन में फंक्शंस से तो ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है इसका डेटा टाइप। बाकी जगह इसको डेटा टाइप नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों जब इसको फंक्शन से ही होता है तब ये रिटर्न टाइप से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस हो रखा होता है। रिटर्न टाइप हो गए और ये सब हो गए, तो डेटा टाइप्स हो गए, इनसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस रहता है ये, पता नहीं क्यों। ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिस हिसाब से इन्होंने लैंग्वेज बनाई थी, पर चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जब कोटलिन में कोड करते हैं तब सबसे पहले लिखेंगे फन ABC, कोई रैंडम सा कोई फंक्शन बना लिया। एक बार के लिए मान के चल रहा है इसका कोई पैरामीटर नहीं है, तो ब्रैकेट्स खाली छोड़ दिए हमने, ठीक है। अब इसका रिटर्न टाइप डिफाइन करना है, तो रिटर्न टाइप डिफाइन करने के लिए क्या होता है, फिर से वही कॉलन लगाए और सपोज कर लो इसको सपोजिटली इसको रिटर्न करना है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करनी है, तो इसको कर दो रिटर्न स्ट्रिंग, और यहाँ से वही करली ब्रेसेस चालू और यहाँ पे करली ब्रेसेस खत्म, ठीक है। और लास्ट में कीवर्ड आएगा रिटर्न ABC, ठीक है। सब क्लियर? पैरामीटर्स किस तरीके से यूज होते हैं सबको पता चल गया, रिटर्न टाइप किस तरीके से यूज होता है सबको पता चल गया। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर डिफाइन करा है और उस फंक्शन को उस पैरामीटर को मैं पूरे फंक्शन में कहीं पे भी यूज नहीं कर रहा, कोई एरर आएगी क्या? आनी चाहिए क्या? क्या लगता है तुमको? मैंने पैरामीटर डिफाइन कर रखा है फंक्शन के अंदर, लेकिन मैं उस फंक्शन में पैरामीटर यूज ही नहीं कर रहा, कोई एरर आएगी क्या? नहीं आएगी। अगर मैंने उसका रिटर्न टाइप डिफाइन कर रखा है और मैं वो फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा, तो एरर आएगी क्या? आएगी, ठीक है। पैरामीटर का यूज करना नहीं करना इज ऑप्शनल,
लेकिन रिटर्न टाइप अगर आपने डिफाइन कर दिया तो उसको कुछ ना कुछ रिटर्न करना कंपलसरी है, नहीं तो वो एरर थ्रो करेगा, आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। ठीक है, अब किसको क्या लगता है कि यार ये वाली चीज तो वापस से बतानी पड़ेगी, तो समझ ही नहीं आई, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई दूसरा बेसिक जो आपको लगता है कि इसके अंदर किस तरीके से काम करता है। अभी तक जो बताया सब कुछ समझ आ गया? क्योंकि फिर आज की मेन टॉपिक पे शिफ्ट करेंगे डेटाबेस के ऊपर। डेटाबेस सबको पता है क्या होता है? तो कॉटलिन के किसी बेसिक का कोई डाउट है तो अभी फटाफट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अब और ज्यादा एडवांस चीज पे जाएंगे हम, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर यही कॉटलिन ही आपको पता नहीं होगी कि कॉटलिन किस तरीके से काम करती है, तो फिर वो ड्रूम डेटाबेस तो कतई समझ नहीं आने वाला, बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला वो, क्योंकि वो पूरा का पूरा कॉटलिन पर ही बेस्ड है। अभी भी किसी को लगता है कि किसी पॉइंट को वापस डिफाइन कर वापस बताने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है, तो फटाफट बोल दो। नहीं तो बढ़िया, ये बताइए। डेटाबेस कितना ने पढ़ा है यहाँ पे? तो एसक्यूएल हो गया, कुछ भी हो गया, ऑलमोस्ट सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, एसक्यूएल, उसके अंदर एसक्यूएल पढ़ा था आपने। एसक्यूएल की क्वेरीज आती है, क्योंकि यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरीज आनी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने एसक्यूएल की क्वेरीज ही यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब पहली बात तो डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है, नॉर्मल सी बात है। उसके अंदर टेबल्स होती है, टेबल्स के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। अब उस डेटा को ऐसा तो है नहीं कि आप इतनी वेबसाइट्स यूज करते हो, सपोज करो आप Amazon यूज कर रहे हो, आप गूगल यूज कर रहे हो, आप बहुत सी चीजें यूज कर रहे हो, हर कोई डेटाबेस यूज कर रहा है, लेकिन कोई भी आपको टेबल के फॉर्म में डेटा दिखाता है क्या? कोई भी नहीं दिखाता। कोई आपको कहता है कि यार इसके ऊपर सेलेक्ट क्वेरीज लगा लो, खुद का डेटा खुद ही देखो, हमको नहीं पता। कोई इस तरीके से नहीं करता। सबने एक इंटरफेस दे रखा होता है कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी पुरानी सेल्स, पुराने आपके परचेजेस दिख जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पासवर्ड्स दिख जाएंगे, आपने जो डेटा क्रेडेंशियल सेव कर रखे हैं वो दिख जाएंगे। सबने एक इंटरफेस दे रखा है। कोई इस तरीके से नहीं कहता कि आप कोई कॉलम नहीं देता कि इसके अंदर आप एसक्यूएल क्वेरी पुट करो, रिटर्न कर देंगे हमारे जो डेटाबेस में टेबल्स पड़ी हो। इस तरीके से कोई भी नहीं करता। एक प्रॉपर इंटरफेस होना जरूरी है। वो हो सकता है कि आपका वेब के अंदर हो, ठीक है, एंड्रॉइड के अंदर हो, वो आपका iOS के अंदर भी हो सकता है, या फिर किसी भी कोई भी तरीके का इंटरफेस हो सकता है। एक इंटरफेस होना जरूरी है। और सारा का सारा डेटा आपके मोबाइल के अंदर भी सेव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर सेव भी कर लेंगे तो आपके एप्लीकेशन के अंदर सेव नहीं कर सकते। मोबाइल के अंदर तो फिर भी सेव कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर इतना सारा डेटा स्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए एक अलग जगह चाहिए होती है, उसको हम नाम देते हैं डेटाबेस, ठीक है। अब ये डेटाबेस है, ये अलग लैंग्वेज यूज कर रहा है, एसक्यूएल यूज कर रहा है, ठीक है। ये सारी अलग है, वेब के लिए अलग यूज हो रहा है, जावास्क्रिप्ट यूज हो रहा है, जेएस यूज हो रहा है, एंड्रॉइड के लिए कॉटलिन यूज हो रहा है, आईओएस के लिए फ्लटर यूज हो रहा है, स्विफ्ट यूज हो रहा है। इन दोनों के बीच में कनेक्शन भी तो बैठाना पड़ेगा ना कुछ। ऐसा तो है नहीं कि इधर वाली क्वेरी डायरेक्टली इधर रन कर देंगे तो कुछ हो जाएगा। इनके बीच में एक मीडियम चाहिए, ठीक है। अब जो एंड्रॉइड जो डेटाबेस सपोर्ट करता है, सपोर्ट तो बहुत से डेटाबेस करता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड डेटाबेस होता है वो होता है एसक्यूएलाइट। एसक्यूएलाइट कितनों ने नाम सुन रखा है इसका? एसक्यूएलाइट, ठीक है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी क्वेरीज आप नॉर्मल एसक्यूएल में या फिर माई एसक्यूएल में एग्जीक्यूट करते हो, वो सारी की सारी इधर एग्जीक्यूट होती है। बस यहाँ पे समझना क्या है कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन किस तरीके से बैठता है, वो समझना ज्यादा जरूरी है हमारे आज की डेट में, ठीक है। उसके लिए क्या था कि जो ट्रेडिशनल तरीका था एंड्रॉइड में, वो था कि एक डेटाबेस की फाइल बनती थी, .db फाइल बनती थी, और एक लाइब्रेरी होती थी जो
इन दोनों के बीच में कनेक्ट करवाती थी, कनेक्शन बैठता था और कॉन डॉट एग्जीक्यूट करके उसके अंदर एसक्यूएल क्वेरी पुट कर देते थे और ये कुछ ना कुछ रिटर्न कर देता था, जिसके वो टेबल के फॉर्मेट में रिटर्न कर देता था और उस टेबल को हम इंटरफेस के थ्रू प्रॉपर एप्लीकेशन पे दिखा देते थे। बहुत सिंपल था, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। पर गूगल को लगा कि यार नहीं है यार, ये सिस्टम तो गलत है। इससे क्या हो रहा है कि जो नए नए प्रोग्रामर्स होते हैं, जो तरीके से प्रोग्राम लिखना नहीं जानते, वो क्या करते हैं कि कुछ इस तरीके की एसक्यूएल क्वेरी पुट कर देते हैं कि जिसके कारण पूरा डेटाबेस ही करप्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये हो गई फ्रेशर्स की बात। और जो एक्सपीरियंस्ड है उनके साथ क्या दिक्कत आती थी, वो बड़े बड़े डेटाबेस बनाते थे। बड़े बड़े डेटाबेस को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। अब ये सपोज कर लो, ये 3 कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, फिर उसको वो इंडेक्स के थ्रू कर रहा है 0, 1, 2, 3। अब कॉलम का नाम तो C1 है, उसको याद 0 रखना पड़ रहा है। कॉलम का नाम तो C2 है, उसको याद 1 रखना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया यार, ये तो बड़े स्केल पे तो फीजिबल ही नहीं है इतना ज्यादा कुछ करना। तो गूगल ने इसका एक अल्टरनेटिव दिया कि कोई बात नहीं, तुम तुम्हारे SQLite डेटाबेस यूज करते रहो, लेकिन इसको मैनेज करने का काम मेरा इंटरफेस करेगा। तुम डायरेक्टली इसको नहीं एक्सेस कर पाओगे। अब अभी भी अगर तुम ट्रेडिशनल तरीके से SQLite डेटाबेस बनाना चाहते हो, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम उसको प्ले स्टोर पे अपलोड नहीं कर पाओगे। अपलोड करोगे तो फिर वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि गूगल उसको अलाउ ही नहीं करता। जब तक तुम उसको लोकली तुम्हारे मोबाइल पे यूज कर रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही पब्लिश करने की बात आएगी वहां पर गूगल कुछ ना कुछ परेशानी क्रिएट करता है। और एंड्रॉइड में सबसे बड़ी चीज है, अगर तुम कोई भी चीज डेवलप कर रहे हो तो हमेशा रिकमेंडेड होता है कि उसके एक बार डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि हो सकता है तुम्हारे फोन में चल रही हो, लेकिन गूगल उसको प्ले स्टोर पे अपलोड ही नहीं करने देगा। गूगल ने कहा इसका बेस्ट अल्टरनेटिव निकालते हैं। मेरे को डेटाबेस मेंटेन करना आता है, आपको डेटाबेस पर क्या क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है ये आता है। तो आप अपना काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ। इधर आपका डेटाबेस .db फाइल, इधर आप डेवलपर, इनके बीच में एक मीडियम खड़ा कर देते हैं जिसका नाम देते हैं हम रूम डेटाबेस, रूम DB। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस खड़ा करते हैं रूम डेटाबेस। यहाँ पे जब नए शिफ्ट होते हैं ना, तब बड़ी दिक्कत आती है। आपको लगता है यार इतना बकवास करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम चलता है, 1 या 2 फाइल एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है, या फिर एक फाइल में भी काम चल जाता है। कुछ लोग तो होते हैं कि एक फाइल भी नहीं बनाने देते, जहाँ पे उनको डेटाबेस की जरूरत होती है वहां पे डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट कर देते हैं, काम खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि काफी अलग अलग चीजें चलती है। गूगल कहता है कि मेरे थ्रू होना चाहिए। तो अब इस तरीके रूम डेटाबेस को पूरा तरीके से समझता है कि रूम डेटाबेस काम किस तरीके से करता है, उसके अंदर डेटा फ्लो किस तरीके से होता है, फिर उसके प्रैक्टिकल पे जाएंगे, समझना आसान होगा सेलेक्ट क्वेरी के लिए या फिर क्रिएट टेबल की क्वेरी के लिए। हिमांशु 5 minutes left। अच्छा, तो आज एक बार थ्योरी समझते हैं, प्रैक्टिकल बाद में देखेंगे। अब सबसे पहले अपने को करना पड़ता है, कोई भी डेटाबेस हो तो डेटाबेस क्या था, ट्रेडिशनली किस तरीके से काम कर रहा था। एक्टिविटीज किन को याद है कि एक्टिविटीज के बारे में क्या बताया था? एक्टिविटीज क्या थी एंड्रॉइड के अंदर? हाँ, जो अलग अलग फाइल्स थी, वो क्या, हर एक्टिविटी एक अलग स्क्रीन होती है। जो भी आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जो नई स्क्रीन खोलते हो वो नई एक्टिविटी खुल रही होती है। तो ट्रेडिशनली क्या था, जितनी एक्टिविटीज होती थी उतने डेटाबेस के इंस्टेंस बनते थे। इंस्टेंस, ठीक है। अब सपोज कर लो किसी एप्लीकेशन में 10 एक्टिविटीज है, तो 10 के 10 इंस्टेंस बनते थे। उन 10 इंस्टेंस को खोलना, फिर उनको बंद करना, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो रूम के जो प्रिंसिपल्स है वो सबसे पहले उसने कहा कि नहीं, 1 एप्लीकेशन 1 ऐप 1 इंस्टेंस। मतलब एक बार आपने
एक ऐप के लिए हमेशा एक इंस्टेंस अलाउ करेंगे, एक से ज्यादा इंस्टेंस अलाउ नहीं करेंगे। इस वन ऐप वन इंस्टेंस को नाम देते हैं हम सिंगल टन मॉडल। सिंगल टन मॉडल। तो रूम हमेशा सिंगल टन मॉडल पे चलता है, ठीक है। जो टेबल्स बनती है, इसमें टेबल्स बड़े अतरंगी तरीके से बनती है। नॉर्मली आप टेबल्स किस तरीके से बनाते हो एसक्यूएल में? क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम, फिर उसके जो कॉलम्स होंगे वो, फिर उसका डेटा टाइप होगा वो। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्लासेस बनती है। क्लासेस का तो सबको पता ही है नॉर्मली किस तरीके से काम करती है। डेटा क्लास के बारे में किन किन को पता है? डेटा क्लास के बारे में बता दो, कोई बात नहीं। डेटा क्लास क्या होती है? किस तरीके की क्लास जो केवल डेटा स्टोर करने का काम करती है। नॉर्मली क्लास क्या होते हैं? उसके अंदर फंक्शंस होंगे, उनके अंदर आपके अलग अलग चीजें होगी, प्राइवेट फंक्शंस होते हैं, बहुत चीजें होती है। लेकिन डेटा क्लास के अंदर केवल और केवल वेरिएबल्स ही होते हैं और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसको बनाना भी काफी आसान है। यही चीज अगर जावा में बनाने बैठोगे तो बहुत लंबी चीज है ये। कोटलिन में बहुत आसानी से बनती है। जस्ट कीवर्ड लिखो डेटा, क्लास का नाम, नेम, फिर ब्रैकेट्स ऑन। इसका ज्यादातर काम सारा केवल ब्रैकेट्स के अंदर ही होता है। अब आपको जो पहला कॉलम लगाना, सपोज कर लो आपको स्टूडेंट आईडी देनी है, तो वेल स्टूडेंट आईडी, और ये किस तरीके का डेटा स्टोर करेगी? ये करेगी int। एक सपोज कर लो एक छोटी सी डेटा क्लास आपने बना ली और उसको रूम के साथ एनोटेट कर दिया अपन ने एंटिटी। सबको पता होगा कि डेटाबेस के अंदर एंटिटीज का मतलब क्या होता है? टेबल्स होता है। तो रूम डेटाबेस इसको ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि ये एक तरीके की हमारी टेबल है। टेबल का नाम हमारा क्लास है, क्लास नेम, और उसके अंदर एक कॉलम है। उस कॉलम का नाम क्या है? स्टूडेंट आईडी। और वो कॉलम किस तरीके का डेटा स्टोर करता है? इंटीजर फॉर्म का। इस तरीके से एक क्लास बनती है। अच्छा, फिर होता है कि जो भी आपको क्वेरीज पुट करनी है, सेलेक्ट क्वेरीज हो, अपडेट क्वेरीज हो, जो भी क्वेरीज हो, वो बनता है डाउज के ऊपर। DAO, डाउ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। इसके इंस्टेंसेस, इसका भी एक इंस्टेंस बनता है। ये क्या काम करता है? ये कुछ नहीं करता। ये जितनी भी आपकी क्वेरीज है उनको एक बार समाप्त करके रख लेता है। आप सपोज कर लो आपके डेटाबेस, आपका एप्लीकेशन है, वो 10, 15 या 20 क्वेरीज यूज करता है, वो सारी की सारी एक साथ ही लिस्ट डाउन हो जाती है यहाँ पर ही, ठीक है, ताकि उनको बार बार अलग अलग जगह से एग्जीक्यूट नहीं करना पड़े। और ये सारा कनेक्टेड होता है व्यू मॉडल के ऊपर। व्यू मॉडल क्या होता है? व्यू मॉडल एक तरीके से क्या है कि क्लास का मॉनिटर समझ लो। तो अपने बचपन में नहीं होते थे क्लास के मॉनिटर, जो आप थोड़ा सा बात करते थे तो फिर टीचर को जाके बता देता कि देखो मैम वो बात कर रहा है, देखो मैम वो बात कर रहा है। उसी तरीके से व्यू मॉडल होता है। व्यू मॉडल क्या करता है? डेटाबेस में थोड़ी सी भी हलचल होती है, थोड़ी सी भी चेंजेस होते हैं, वो जाके उस एक्टिविटी को बता देता है जो एक्टिविटी क्लास एग्जीक्यूट हो रही है। मतलब क्या होगा कि सपोज कर लो आप डेटाबेस में एक एंट्री एक्स्ट्रा हो गई, पहले 10 रोज थी, अब 11 रोज हो गई। तो जो करंटली जो एक्टिविटी रन हो रही होगी उस एक्टिविटी को बता देगा कि डेटाबेस में ये पर्टिकुलर चेंजेस हुए हैं, इसके ऊपर तुमको कोई अपना कोड रन करना है, एग्जीक्यूट करना है तो तुम कर सकते हो। इसका वजह से सिंपल सा मतलब यही बनता है और कुछ भी नहीं। तो ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था रूम का। अगली क्लास में अपने इसको तरीके से समझेंगे।